26 अगस्त 2026 को हम सब लोगों ने देखा कि नेपाल के अंदर एक डेविस्टेटिंग फ्लड आया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान से गए और बहुत सा कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर, आबादियां सफा हस्ती से मिट गई, जिसमें पुल थे, राब्ता सड़कें थी और बहुत सी चीजें थी। सवाल ये नहीं है कि नेपाल में ये इवेंट कैसे हुआ, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है कहीं वो इसका अगला शिकार तो नहीं है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में हुआ क्या है। देखिए, अगर हम गौर करें तो बहुत सी वीडियो जिस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर आपको देखने में मिलती हैं, जिसमें बहुत सी जगहों के ऊपर जो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये एक सिंपल ग्लॉफ इवेंट नहीं है। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर देखा जहां पे हमने डिस्कस किया था कि ग्लॉफ क्या होता है। ग्लॉफ बेसिकली इसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। कुछ सिमिलर एक्टिविटीज ऐसे ही होती हैं जो कि हमने नेपाल के इवेंट में देखी है, बट यहाँ पे एक चीज जो हमें दूसरों से डिफरेंट दिखाई देती है वो ये थी कि नेपाल के इस इवेंट के अंदर हम लोगों ने ना सिर्फ डेब्रिज फ्लो देखा, हमने हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर देखा, बल्कि इसके साथ साथ हमने वहां पे ग्लेशियर मास भी देखा जो नीचे की जानिब आया, और बड़े बड़े तोदे भी हमने देखे जिसने तबाही मचाई। तो आखिर ऐसी क्या एक्टिविटी हुई है? क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही इस एक्टिविटी का जिम्मेदार था? तो मेरा ख्याल है इसका जवाब हाँ में नहीं होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट 26 अगस्त 2026 को जो कुछ हुआ है। थोड़ा सा अगर हम यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स देखें या इसी मोड की रिपोर्ट्स देखें तो वहां पे हमें देखने में मिलता है कि देयर कुड बी चांसेस ऑफ कि यहाँ पे ग्लेशियर मास रिट्रीट हुआ है, देयर आर लाइकली चांसेस कि वहां पे पेर्माफ्रॉस्ट डिग्रेड हुआ है, देयर आर लाइकली चांसेस कि वहां पे कोई एवालांच एक्टिविटी हुई है, देयर आर लाइकली चांस कि वहां पे कोई अर्थक्वेक एक्टिविटी हुई है। अभी इन चीजों की कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन जो चीजें हमें इस टाइम पे नजर आ रही हैं वो ये है कि सबसे पहले वहां पे क्लाइमेट चेंज कुड बी वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हुआ है। और जितना भी हमारा HKH रीजन है, जिसको हिंदू कुश कराकोरम हिमालयन रीजन बोला जाता है, वहां पे राइजिंग ऑफ टेम्परेचर की वजह से पेर्माफ्रॉस्ट डिग्रेडेशन कुड बी वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि पूरे का पूरा डेब्रीज, मास और ग्लेशियर वो आया है, उसने एक लेक का आउटफ्लो जो था उसको ब्लॉक कर दिया था। यही कुछ सिनेरियो बना था लैंडस्लाइड के केस में अताबाद में, जहां पे सारे का सारा पानी ब्लॉक हो गया था और लेक की फॉर्म बन गई थी। अब नेपाल के केस के अंदर हुआ क्या है कि वाटर कॉन्टिन्यूसली आता रहा है और उसने जो ब्लॉकेज हुई थी उसके ऊपर एक बर्डन, एक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। दोबारा क्लाइमेट चेंज कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि जिसकी वजह से वो लेक ब्रस्ट की है, और जितना भी पानी था वो सेकंड्स के अंदर स्टीप स्लोप्स एंड टेरेन ने उसको सपोर्ट किया है और वो पानी फौरन नीचे आया है, जिसकी वजह से लोगों को इवैक्यूएशन का टाइम भी नहीं मिला। अब अगर हम यहाँ पे हम गौर से देखें तो उसमें ग्लेशियर मास भी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वो नीचे आया है, पानी की वेलोसिटी भी काफी हाई थी, इसके अलावा डेब्रिज भी बहुत थी, बोल्डर भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जब इनिशियल रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो उसमें तकरीबन सैकड़ों जाने जो हैं वो जो डेड बॉडीज है वो रिकवर की गई हैं, बट स्टिल हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर मिसिंग। बहुत सा कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बहुत से हाइड्रो पावर प्लांट्स थे, राब्ता सड़कें जैसे थी, या पुल थे, या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सफाई से खत्म हो चुका है। अब ये हमारे लिए एक वार्निंग है क्या? तो मेरा ख्याल है अगर इसको हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और यूएनडीपी ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था ग्रीन क्लाइमेट फंड की मदद से, जिसका नाम था ग्लॉफ 2। जब ग्लॉफ 2 की असेसमेंट हमारे पास आई है तो उसमें हमें पता चला कि तकरीबन 3000 के करीब ऐसी लेक्स हमारे जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पे मौजूद हैं, जिसमें से 33 लेक्स को मोस्ट क्रिटिकल एंड डेंजरस करार दिया गया है। अब उन लेक्स का डाउनस्ट्रीम एरिया में हम देखें तो तकरीबन 23 विलेजेस ऐसे हैं जो इन 33 लेक्स की जद में आते हैं, और इस 23 विलेजेस के अंदर तकरीबन मोर देन 7 मिलियन पॉपुलेशन इज एट द रिस्क। अब खुदा न खास्ता क्या इन 33 या 33 लेक्स ने ब्रस्ट होना है? अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक कि ऐसी कोई सिचुएशन है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी इवेंट होता है तो याद रखिएगा दैट कुड बी अ वेरी डेविस्टेटिंग। अब सवाल ये नहीं पैदा होता कि क्या ये हमारे लिए खतरा है, बल्कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें नेपाल के इवेंट को एज ए वार्निंग लेना चाहिए? तो मेरी नाकिस राय के मुतालिक यस, इट इज अ वार्निंग फॉर अस, बिकॉज अगर हम साइंटिफिकली देखें तो पूरा HKH रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज की जद में है, और यहां पे जो एनोमलीज हम देख रहे हैं वो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के मुकाबले में बहुत तेज हो रही है। कुछ अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जो ग्लेशियर मास है वो तकरीबन 25% कुड बी फिनिश्ड विद दिस कॉन्टिन्यूस ट्रेंड। दैट इज द रीजन हमारे पास ज्यादा फ्लड्स के चांसेस हैं।
अब हम दोबारा नेपाल के इवेंट की तरफ इसको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो सवाल ये पैदा होता है, क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? आइदर वी आर वेल इनफ कि हम उसको हैंडल कर सकें, या खुदा न खास्ता हमने फिर किसी डिजास्टर का इंतजार करना है। तो हम ऐसी सिचुएशन में कर क्या सकते हैं, या ग्रॉफ्स की जो आउटपुट थी उसमें रिकमेंडेशंस क्या थी? मैं क्विकली आपको बताता चलूं। उसके अंदर रिकमेंडेशन थी कि हमें एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, हमने कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, प्लस हमने कम्युनिटी को इस काबिल बनाना है कि वो इस किस्म की सिचुएशंस के साथ टैकल कर सके। मेरा तमाम लोगों से सवाल है कि क्या हमने इसमें से किसी भी रिकमेंडेशन के ऊपर काम किया है? अगर आपके पास ऐसा कोई जवाब है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।